गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सीटी स्कैन इन जनरल लैंग्वेजेस। ओके, सीटी स्कैन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्शन की, सीटी स्कैन होता क्या है, हिस्ट्री कि इस सीटी स्कैन को बनाने के लिए किन किन लोगों का योगदान रहा है एंड किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और कैसे कैसे स्टेप से गुजर के आज हम जो सीटी स्कैन की मशीन देखते हैं वो आई है हमारे सामने। हम बात करेंगे सीटी स्कैन हार्डवेयर की, कौन कौन से हार्डवेयर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन कंस्ट्रक्ट करने का, सीटी स्कैन काम कैसे करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एंड ऑल्सो पैरामीटर्स ऑफ सीटी स्कैन। एक स्कैन करने के लिए हम सीटी स्कैन हमें कौन कौन से पैरामीटर्स प्रोवाइड करवाता है जिसके यूज़ से हम एक परफेक्ट स्कैन ले पाते हैं। सो फर्स्ट अप इज इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर टोमोग्राफी, जैसा कि आप इस वर्ड में देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज कंप्यूटेड एंड टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी में कंप्यूटेड का मतलब है कंप्यूटराइज्ड, राइट। जिस भी डाटा को कंप्यूटर की हेल्प से, उसके एल्गोरिदम की हेल्प से न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व किया जाता है उसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड। टोमोग्राफी वर्ड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज टोमोज। टोमोज का मतलब है किसी भी बॉडी पार्ट की स्लाइसेस या सेक्शन। जब हम बात करते हैं स्लाइसेस का या सेक्शंस की, अगर ये हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है तो इसमें हम फर्स्ट ये सेक्शन लेंगे, इस सेक्शन को कट करके जब हमारे पास ये एक थिन सेक्शन आ जाता है, देन नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है इस थिन सेक्शन को स्टडी करना, राइट। यहाँ पर हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो है आपके बॉडी के एनाटॉमिकल रीजन के सेक्शंस, राइट। सो कंप्यूटर टोमोग्राफी बेसिकली एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कि क्या करती है, एक बॉडी के एक सेक्शन के जब हम मल्टीपल एंगल से एक्सरे की हेल्प से इमेजेस लेते हैं, उन इमेजेस को कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में सॉल्व करती है एंड देन एक इमेज के फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाती है, राइट। इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर डायग्नोजिंग एंड मॉनिटरिंग अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। नेक्स्ट अप इज हिस्ट्री। किन किन लोगों का हाथ रहा है एक कंप्यूटर टोमोग्राफी को इस स्टेज तक पहुंचाने में। 1917 सर रेडॉन डेवलप्ड द बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ अ सीटी स्कैन, कि किन किन मैथमेटिकल इक्वेशन से गुजर के एक रॉ डाटा हमारे पास एक इमेज के फॉर्मेट में आता है। देन इन 1940 सर फ्रैंक एंड ताकाहाशी पब्लिश्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी, जिसके ऊपर आज भी सीटी स्कैनर्स काम कर रहे हैं, राइट। इन 1956 कॉर्मैक डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इमेज रिकंस्ट्रक्शन की, सबसे पहले एक सीटी स्कैन अलग अलग एंगल से एक्सरे ट्यूब की हेल्प से हमें एक थिन सेक्शन देता है। उस थिन सेक्शन को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं MIP में, VR में, दैट इज वॉल्यूम रेंडरिंग। MIP इज मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन और मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन एंड ईदर in a 3D format, right? And in 1972 sir Godfrey Hounsfield developed a clinically useful CT, जिसको हम क्लिनिकली यानी एक ह्यूमन बॉडी पर, एक लाइव ह्यूमन बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं उस CT स्कैन को। 1973 में आज तक का सबसे पहला CT ब्रेन किया गया एक ह्यूमन बीइंग पर, लाइव ह्यूमन बीइंग पर। इस ब्रेन स्कैन को करने में जो टाइम लगा था उस वक्त वो था 4 to 5 मिनट्स, ओके। आजकल के टाइम पे हम जो आप सीटी स्कैनर देखते हैं वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का टाइम लेते हैं एक कंप्लीट ब्रेन स्कैन को करने में, ओके। जो फर्स्ट सीटी स्कैन मशीन बनी थी क्लिनिकल पर्पस के लिए, जो कि सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने बनाई थी, वो लंदन के एक हॉस्पिटल एटकिंसन मॉर्ले में लगाई गई थी सबसे पहली बार, राइट। हाउंसफील्ड एंड कॉर्मैक जिन्होंने इमेज रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी, उन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीटी, राइट, बिकॉज सबसे मेन योगदान सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड एंड सर कॉर्मैक का ही था। अर्ली टाइम्स में सीटी को कैट स्कैन भी कहा जाता था। आजकल के टाइम पे हम सीटी स्कैन को सीटी स्कैन के नाम से ही जानते हैं, बट अर्लियर टाइम पे इट वाज आल्सो नोन एज द कैट स्कैन। कैट स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड
एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड वर्ड का मतलब आपको पता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन के थ्रू। टोमोग्राफी दैट इज स्टडीइंग ऑफ द स्लाइसेस। व्हाट डज द एक्सियल टर्म मीन्स? अगर आप लोगों ने एनाटमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी एनाटमिकल रीजन को, जब हम किसी भी एनाटमिकल रीजन को लेफ्ट और राइट सेक्शन में कट करते हैं, दिस सेक्शन इज नोन एज द सेजाइटल सेक्शन, राइट। बट जब हम इसी प्लेन को एक सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में कट करते हैं, राइट, दिस प्लेन इज नोन एज द एक्सियल प्लेन, राइट। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, जब भी एक पेशेंट की बॉडी गैंट्री पर लिटाई जाती है, राइट, दिस इज द गैंट्री। सीटी गैंट्री अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक डोनट शेप का जो मशीन होता है, दैट इज नोन एज द गैंट्री। अब यहाँ पर जब भी आप किसी पेशेंट को लिटाते हो, राइट, एक्सरे ट्यूब ऐसे घूम रहा है, तो इसके सेक्शन कैसे कटेंगे, ऐसे। दिस इज हिज हेड एंड दिस इज हिज फीट, राइट। तो ये किस पार्ट में कट हुआ, सुपीरियर टू इंफीरियर। तो इस प्लेन को हम एक्सियल प्लेन बोलते हैं, इसलिए अर्लियर टाइम्स पर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहा जाता था, दैट इज कैट स्कैन। दिस इज द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ सीटी मशीन, राइट। सीटी मशीन पहले बस ये इतनी सी होती थी, बिकॉज इट वॉज डेजिग्नेटेड टू ओनली स्कैन द ब्रेन, राइट। ही इज मिस्टर सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड हु इन्वेंटेड द सीटी मशीन, राइट। अब सीटी मशीन की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही फन फैक्ट है कि ये जो कैट स्कैन जो आप देख रहे हो अभी, अर्लियर टाइम पर जब ये एटकिंसन मॉर्ले हॉस्पिटल में थी सीटी मशीन, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द EMI स्कैनर। अब आप EMI स्कैनर का फुल फॉर्म सोचिए क्या होगा। EMI स्कैनर का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट तो कर नहीं रही है, बट सीटी स्कैनर को EMI स्कैनर इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि जब सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड एक क्लिनिकली यूजफुल सीटी मशीन बना रहे थे, राइट, ही नीडेड मनी फॉर दैट, राइट। तो उनको जो स्पॉन्सरशिप मिली वो मिली एक EMI कंपनी से, इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती थी वो कंपनी। देन उस कंपनी ने सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड को स्पॉन्सर किया, अपना एक गैराज दिया जिसमें सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सके, राइट। सो उसके ऊपर उन्होंने अपना पेटेंट ले लिया एंड दैट पेटेंट, फॉर दैट पेटेंट द सीटी स्कैनर वाज कॉल्ड एज द EMI स्कैनर। अब हम बात करेंगे सीटी स्कैन के हार्डवेयर के बारे में। सीटी स्कैन के हार्डवेयर के बारे में मेनली बात करने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, दैट इज कंसोल रूम, एग्जामिनेशन रूम एंड कंट्रोल रूम। कंसोल रूम में बेसिकली होते हैं आपके ग्राफिक मॉनिटर्स, कीबोर्ड और माउस एंड कंप्यूटर्स, राइट। इसके बारे में डिटेल में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका कंसोल रूम जहाँ पर एक सीटी टेक्नीशियन वर्क करता है और अ रेडियोग्राफी टेक्नीशियन वर्क करता है, राइट। ही हैंडल्स एवरीथिंग इनसाइड दिस कंट्रोल रूम। नेक्स्ट अप इज एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम में बेसिकली आपकी होती है एक गैंट्री और पेशेंट काउच। गैंट्री अगेन दिस थिंग राइट हियर, दिस डोनट शेप थिंग इज कॉल्ड द गैंट्री। गैंट्री से आप कंट्रोल कर सकते हो कि काउच कहाँ मूव करेगा, राइट, पेशेंट कैसे लेटेगा एंड अदर वेरियस थिंग्स, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक सेट ऑफ बटन्स दिए जाते हैं। गैंट्री टिल्ट कितना होगा, राइट। गैंट्री में बेसिकली कंसिस्ट होते हैं आपके एक्सरे ट्यूब। गैंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीटी स्कैनर मशीन, जिसमें कंसिस्ट होता है आपका एक्सरे ट्यूब, एक्सरे डिटेक्टर, जनरेटर्स, डाटा एक्विजिशन सिस्टम ऑल्सो नोन एज द DAS एंड स्लिप रिंग्स, राइट। एंड सब यूनिट है आपकी गैंट्री का पेशेंट काउच, जिसके ऊपर एक पेशेंट लेटा होता है, एंड कंट्रोल रूम जहाँ पर AC प्लांट्स और UPSs लगे होते हैं, ओके। सो दिस इज द लेआउट ऑफ अ सीटी स्कैनर रूम, राइट। ये आपका कॉरिडोर होता है जहाँ पर कोई भी पेशेंट वेट कर रहा होता है, एंड कॉरिडोर के पास ही आपका एक सीटी स्कैनर एग्जामिनेशन रूम का एक मेन गेट होता है, राइट, ताकि कोई भी पेशेंट कंसोल रूम में ना आ पाए। दिस इज द सीटी स्कैनर कंसोल रूम। ये जो आप यहाँ पर एक पतली लाइन देख रहे हो,
ये बना हुआ होता है बेरिलियम का, एक बेरिलियम विंडो लगी हुई होती है जहाँ से आप कंसोल रूम से सीटी स्कैन एग्जामिनेशन रूम को डायरेक्टली देख सकते हो, राइट, कि पेशेंट मूव तो नहीं कर रहा, पेशेंट स्टेबल है या नहीं, पेशेंट के साथ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है। ओके, हियर इज योर यूपीएस रूम एंड टॉयलेटरीज एटसेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट अप इज योर कंसोल रूम। कंसोल रूम बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ से एक रेडियो टेक्नीशियन या एक सीटी स्कैन टेक्नीशियन सारी चीज़ें ऑपरेट करता है, इधर ऑफ एग्जामिनेशन रूम एंड इधर ऑफ कंट्रोल रूम, राइट। सो कंसोल रूम में आपके बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं आपके ग्राफिक मॉनिटर्स। ग्राफिक मॉनिटर्स भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स में। अब बेसिकली बात ये आती है कि हमें सीटी स्कैनर रूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स क्यों चाहिए। सी बेसिकली जब आप एक्सरे रूम की बात करते हो, अगर आपके एक्सरे रूम में डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम लगा हुआ है, एक डीआर सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर एक ही मॉनिटर से काम करना दैट इज़ इनफ, राइट। बट सीटी स्कैनर रूम में क्योंकि डाटा बहुत सारा है, एक एनाटॉमिकल रीजन की हमारे पास कम से कम 300 to 700 इमेजेस आती हैं, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें मैनिपुलेट करना है डाटा को, राइट। सो उतना सारा डाटा एक कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके ग्राफिक मॉनिटर्स में है डायलॉग मॉनिटर्स। डायलॉग मॉनिटर्स का यूज़ होता है बेसिकली डाटा एंट्री और स्कैनिंग के लिए। डाटा एंट्री अब हम यहाँ पे किस चीज़ की कर रहे हैं, डाटा एंट्री होती है आपके पेशेंट का डाटा। पेशेंट का कौन कौन सा डाटा, पेशेंट्स नेम, पेशेंट्स यूनिक आईडी, पेशेंट का कौन सा स्कैन होना है, इधर इट इज एनसीसीटी हेड, एनसीसीटी थोरैक्स, एनसीसीटी एब्डोमेन, कौन सा स्कैन होना है उस चीज़ के बारे में डिटेल होती है। वो स्कैन्स, वो जो डाटा एंट्री और स्कैन होता है वो स्टोर्ड होता है आपके डायलॉग मॉनिटर पे, राइट। देन नेक्स्ट इज द व्यूइंग मॉनिटर्स। व्यूइंग मॉनिटर्स इज यूज्ड टू व्यू रिकंस्ट्रक्टेड इमेज। व्यूइंग मॉनिटर्स में इमेज का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं इस कंप्यूटर पे, राइट, इनिशियल स्टेज पे, उन रिकंस्ट्रक्टेड इमेज को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, राइट। 2D या 3D जिस भी डायमेंशन में आप उस इमेज को देखना चाहते हो, उसकी जूमिंग करना या प्लानिंग करना फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस कंट्रोल करना, और इमेज एनालिसिस टेक्निक, अगर आप चाहते हो कि अगर किसी पेशेंट का कंट्रास्ट एनहांस्ड स्कैन हुआ है दैट इज CECT, आप चाहते हो कि आप उसका एक प्लेन स्कैन भी रिव्यू करो और एक कंट्रास्ट स्कैन भी रिव्यू करो, राइट, एक साथ साइड बाय साइड, तो वो आप यहाँ पर इमेज एनालिसिस कर सकते हो व्यूइंग मॉनिटर्स पे, राइट। नेक्स्ट अप इज योर इंटरैक्टिंग मॉनिटर। इंटरैक्टिव मॉनिटर्स जो कि एक डायलॉग मॉनिटर और व्यूइंग मॉनिटर दोनों का काम करता है, राइट। इसमें डाटा एंट्री भी हो जाएगी एंड कंट्रास्ट एनहांसमेंट, ब्राइटनेस चेंजिंग, ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज योर कीबोर्ड एंड माउस दैट हेल्प्स टू एंटर पेशेंट डाटा एंड ऑल, राइट। कीबोर्ड और माउस का काम आप सबको पता होगा क्या काम होता है। एंड एक होता है आपका मेन कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर क्या करता है आपका, एक CT टेक्नोलॉजिस्ट और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इमेजिंग सिस्टम, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इमेजिंग सिस्टम है आपकी ये गैंट्री, राइट। इन दो लोगों में एक लिंक बनाता है, राइट। जैसा एक CT टेक्नोलॉजिस्ट चाहे ये गैंट्री उसी हिसाब से वर्क करे, राइट। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द मेन कंप्यूटर। एंड इस मेन कंप्यूटर पर ही आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है। जैसे आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो उस डाटा को, इधर आप उस डाटा को सिंगल प्लेन में लो या 3D में लो, 2D में लो, VR, MIP, राइट। जिस भी स्टेट में आप उस डाटा को लेना चाहते हो, जिस भी स्टेट में आप उस डाटा को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, इधर इन बोनी विंडो और सॉफ्ट टिश्यू विंडो, राइट, ये सारे विंडोज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मेन कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो कंप्यूटर है, दिस इज़ एन इंटरैक्टिव कंप्यूटर, राइट। यहाँ पर आप ये सारा पेशेंट का डाटा और पेशेंट का कौन सा स्कैन होना है एंड पैरामीटर्स भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट।
एंड यहाँ पर आप उस डाटा को व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम का सबसे मेन कंपोनेंट है आपका गैंट्री। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है गैंट्री के इनसाइड का लुक। ओके, ये गैंट्री जब अपने फुल ग्लोरी में है, राइट, इसके ऊपर सारी पेंटिंग्स, लोगो एंड ऑल सब चीज़ें लग चुकी हैं, अच्छा खासा दिख रहा है। बट जब आप इसी गैंट्री को खोलते हो, उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस थिंग इज़ द एक्सरे ट्यूब, राइट। अगर आपने देखी होगी कभी अपने सामने एक खुली हुई सीटी गैंट्री, देन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये जो आप देख रहे हो कर्वीलिनियर एरे, ये है आपके डिटेक्टर्स, राइट। एंड इसी गैंट्री में लगे होते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का काम क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड ये जो आर है, ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपका एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स रोटेट करेंगे, राइट। ये यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा। ओके, सो गैंट्री क्या है? एक रिंग है जिसमें सीटी के आपके कोर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, जनरेटर्स एंड ऑल्सो द स्लिप रिंग, राइट। ये एक रोटेटिंग फ्रेम प्रोवाइड करता है आपके एक्सरे ट्यूब्स और डिटेक्टर्स के लिए। एंड इस गैंट्री को हम प्लस या माइनस 30 डिग्री में भी टिल्ट कर सकते हैं, इधर इट इज पॉजिटिव 30 डिग्री और नेगेटिव 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, राइट, वर्टिकल टू द पेशेंट। ओके, गैंट्री और पेशेंट काउच एक ऐसे तरीके से अरेंज किए जाते हैं ताकि जो सीटी टेक्नोलॉजिस्ट है वो पेशेंट को और ऑपरेटिंग टेबल को देख सके, एग्जामिन कर सके। कहाँ से? कंसोल से। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये बेरिलियम विंडो लगी है, तो जो गैंट्री और पेशेंट काउच होगा वो कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, राइट, ताकि अगर गैंट्री पे कोई एरर भी शो कर रहा है तो वो यहाँ सीटी टेक्नोलॉजिस्ट को इजीली दिख जाए। ओके, दिस इज योर गैंट्री, दिस इज द बटन्स दैट यू कैन यूज फॉर टिल्टिंग द गैंट्री और इस पेशेंट टेबल को ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर करने के लिए। और ये जो आप लंबा सा देख रहे हो, ये है आपका पेशेंट काउच। ओके, यहाँ पर ये हो गया आपके हेड रेस्ट। यहाँ पर कुछ एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, राइट, जिससे कि आप पेशेंट सेंटरिंग कर सकते हो इजीली। एंड यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ पर मेजरमेंट्स दिखाता है पेशेंट के, राइट, कि पेशेंट कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरे ट्यूब के स्पेसिफिकेशंस की, कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए एक्सरे ट्यूब में जिससे कि वो सीटी स्कैनिंग में हेल्प करे। जिसमें सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है स्मॉल फोकल स्पॉट साइज, दैट इज 0.6 mm। स्मॉल फोकल स्पॉट साइज हम क्यों रखते हैं सीटी इमेज का, सीटी स्कैनर का? ताकि स्पाशियल रिजोल्यूशन इम्प्रूव हो सके। नाउ द वर्ड स्पाशियल रिजोल्यूशन, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाशियल रिजोल्यूशन होता क्या है। बेसिकली आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। अगर आपके पास दो फ़ोन्स हैं, राइट, एक है आपके पास कीपैड वाला फ़ोन जिसमें कैमरा भी होता है, और एक है आपके पास लेट्स से आईफोन, राइट। आप उन दोनों फ़ोन से एक एक पिक्चर क्लिक कीजिए, राइट। जो आपका कीपैड वाला फ़ोन है उसमें स्पाशियल रिजोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है। स्पाशियल रिजोल्यूशन लेट्स से अगर आपने किसी के फेस का पिक्चर क्लिक किया है, राइट, सो आपको उसको आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगा, राइट, वो काफ़ी ब्लर दिखेगा। अब एक तो होता है ब्लर, राइट, जो आजकल आप लोग स्नैपचैट फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके भी ब्लर कर देते हो। बट द थिंग अबाउट स्पाशियल रिजोल्यूशन इज़ जब आप दो एडजेसेंट चीज़ों के बीच में डिफरेंस ना पता कर पाएँ, राइट। सो अब जैसे अगर आपके पास फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स तो वो फुल कलर में होते हैं, बट सीटी स्कैन में या रेडियोलॉजी में आपके पास सिर्फ एक ग्रे स्केल है, राइट। इसमें आपके पास सिर्फ ब्लैक के डिफरेंट शेड्स, वाइट के डिफरेंट शेड्स, ग्रे के डिफरेंट शेड्स होते हैं, राइट। तो अगर आपके पास इसी शेड के सारे कलर्स हैं, आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर स्पाशियल रिजोल्यूशन नहीं होगा तो, राइट। इसीलिए जो हम यहाँ पर फोकल स्पॉट साइज यूज़ कर रहे हैं एक्सरे ट्यूब का, वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट साइज, जिससे कि स्पाशियल रिजोल्यूशन
समझ में आ गया होगा आप लोगों को, दो चीज़ों के बीच में, दो एडजेसेंट चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट हो पाए अच्छे से, उसे स्पाशियल रेजोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एनोड हीटिंग कैपेसिटी। हीटिंग कैपेसिटी से हमारा ये मतलब नहीं है कि एनोड कितना हीट हो सकता है या कितना हीट करेगा, वो हीटिंग कैपेसिटी से मतलब है कितना हीट एनोड स्टोर कर सकता है अपने अंदर इससे पहले कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे पहले कि वो मेल्ट हो जाए, राइट। सो एनोड हीटिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 1 मेगा हीट यूनिट तक का होना चाहिए, 1 to 8 मेगा हीट यूनिट्स तक का, राइट, कि इतनी हीट वो बर्दाश्त कर ले और उसकी लाइफ कम ना हो। नेक्स्ट इज कूलिंग रेट ऑफ एनोड, राइट, जिस रेट से वो हीट हो रहा है उतनी ही, लगभग उतनी ही स्पीड से उसको कूल भी होना चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या होगा, द एनोड विल स्टार्ट टू मेल्ट, और अगर एनोड मेल्ट होने लग गया तो एक्सरे का जो डायरेक्शन है वो खराब हो जाएगा एंड देन पेशेंट की इमेज क्लियर नहीं आ पाएगी। सो कूलिंग रेट इज 1 MHU पर मिनट। 1 मेगा हीट यूनिट वो हर 1 मिनट में कूल कर देता है, राइट। ये 8 मेगा हीट यूनिट तक हीट होगा बट हर 1 मिनट में वो 1 मेगा हीट यूनिट कूल भी होता रहेगा। Most modern system use tubes with 2 focal spots. Small focal spot is used for high resolution and large focal spot is used for large anatomic coverage. जो आजकल के मॉडर्न CT स्कैनर मशीन्स होते हैं उसमें जो एक्सरे ट्यूब होते हैं उनमें 2 टाइप के फोकल स्पॉट्स यूज़ किए जाते हैं। एक स्मॉल फोकल स्पॉट का मकसद आपको पता है स्पाशियल रेजोल्यूशन को इंक्रीज करना, और एक लार्ज फोकल स्पॉट जिससे कि आपका लार्ज एनाटॉमिकल एरिया कवर हो, जल्दी कवर हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरे डिटेक्टर। एक्सरे डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है, जितने भी अटेन्यूएटेड एक्सरेज हो रहे हैं, जिन एक्सरे फोटॉन्स के पास पेशेंट का डाटा है उन फोटॉन्स को डिटेक्ट करना एंड देन उन फोटॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो देन फर्दर DAS सिस्टम तक पहुंचाना, डाटा एक्विजिशन सिस्टम तक पहुंचाना। तो डिटेक्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इट शुड बी स्मॉल विथ गुड रेजोल्यूशन। अब CT गैंट्री आपने देख ली, CT गैंट्री का मैक्सिमम डायमीटर होता है 70 to 80 सेंटीमीटर, राइट। उसमें हम बहुत सारे डिटेक्टर्स नहीं लगा सकते, अदरवाइज क्या होगा, उसमें जनरेटर का स्पेस नहीं बचेगा, उसमें एक्सरे ट्यूब का स्पेस नहीं बचेगा, उसमें रोटेट होने का स्पेस नहीं बचेगा। और अगर हम CT स्कैनर के डायमीटर को बढ़ाते हैं, राइट, ताकि उसमें हम बहुत सारे डिटेक्टर्स लगा सके, तो क्या होगा, उसका कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा। कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द पेशेंट, बिकॉज उसका कैपिटल कॉस्ट निकाला किससे जाएगा, पेशेंट से, राइट। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इसलिए हमने डिटेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, राइट, कि स्मॉल डिटेक्टर यूज करेंगे जिसका रेजोल्यूशन भी अच्छा हो। हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी, लाइक अगर एटीन्यूएटेड एक्सरे फोटॉन्स आ रहे हैं, राइट, अब वो जब एटीन्यूएट होकर आ रहे हैं पेशेंट की बॉडी में से, ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो डायरेक्टली अफेक्ट कर जाए, हो सकता है उनके पास नील डाटा भी हो, राइट। तो डिटेक्टर की डिटेक्टिंग एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए ताकि वो कम से कम इंटेंसिटी वाले एक्सरे फोटॉन्स को भी डिटेक्ट कर ले, राइट। एंड फर्दर उस फोटोन को हमें यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है ये DAS सिस्टम अपने आप तय कर लेगा, राइट। दे शुड हैव फास्ट रिस्पॉन्स। अगर डिटेक्टर का रिस्पॉन्स फास्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एक एग्जामिनेशन को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पेशेंट सेम पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं लेटा रह सकता, पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट होगा एंड दैट ओवरऑल विल रिजल्ट इन बैड एग्जामिनेशन और बैड डायग्नोस्टिक इमेजेस, राइट। सो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होना चाहिए, जैसे ही एक्सरे फोटोन आया तुरंत उनको डिटेक्ट किया, देन नेक्स्ट डिटेक्ट करने के लिए वो रेडी हो गया डिटेक्टर, राइट। सो इट शुड हैव नेग्लिजिबल आफ्टर ग्लो इफेक्ट। बेसिकली होता क्या है, हम डिटेक्टर 2 टाइप्स के यूज़ करते हैं, जेनोन गैस डिटेक्टर एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या करते हैं, जेनोन गैस डिटेक्टर एक्सरे फोटोन को सबसे पहले लाइट में कन्वर्ट करते हैं, देन लाइट फोटोन्स को वापस से इलेक्ट्रिक फोटोन्स में कन्वर्ट करते हैं इंटेंसिफाई करके, राइट। सो लास्ट में क्या होता है, इनका एक आफ्टर ग्लो इफेक्ट रह जाता है। जैसे आप अगर किसी ल्यूमिनस चीज़ को देखें, जो टॉयज़ आते हैं जो अंधेरे में ग्लो करते हैं, राइट, उनको अगर आप बहुत देर UV रेस के सामने छोड़ दें, राइट, सनलाइट के सामने छोड़ दें एंड देन जब आप अंधेरे कमरे में लेकर आते हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है,
उनके पास एक आफ्टर ग्लो इफेक्ट रह जाता है. दैट थिंग इज नोन एज आफ्टर ग्लो इफेक्ट. बिकॉज पहले तो उन्होंने एनर्जी ले ली, अब्जॉर्ब कर ली, अब उसके बाद वो ग्लो कर रहे हैं. सेम चीज़ डिटेक्टर्स में भी होती है. उसने एक्सरे फोटॉन्स ले लिए, राइट, बट वो बाद में भी ग्लो कर रहा है. हमें वो ग्लो नहीं चाहिए बिकॉज वो हमारे किसी काम का नहीं है. तो इसका जो आफ्टर ग्लो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए. स्टेबल नॉइज फ्री रिस्पॉन्स. नॉइज फ्री रिस्पॉन्स लाइक जो इमेज में एक नॉइज क्रिएट होती है, राइट, वो नहीं होना चाहिए इसमें, कि वो कम इंटेंसिटी वाले सिर्फ उन्हीं एक्सरे फोटॉन्स का यूज़ करे जिसका एक डायग्नोस्टिक इमेज में रोल हो. उन एक्सरे फोटॉन्स को डिटेक्ट ना करे जिनका कोई रोल ना हो. अब ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी एक्सरे फोटॉन की अटेन्यूएशन के बाद कोई इंटेंसिटी नहीं है, वो क्या करेगा? अननेसेसरी नॉइज क्रिएट करेगा. तो कुछ नॉइज कैंसिलेशन अगर हम पहले ही डिटेक्टर के स्टेज पे कर दें तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम को वो चीज़ करने में कम मेहनत लगेगी, राइट. नेक्स्ट इज एक्सरे जनरेटर्स. जब आपने एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ते हो तो एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है उसको हीट होने के लिए जनरेटर्स का यूज़ करते हैं, राइट. यहाँ पर हम जिस जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं वो जनरेटर बेसिकली आपके सीटी गैंट्री के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, राइट, बाहर नहीं लोकेटेड होते हैं. जो आपका एक्सरे ट्यूब होता है जो आपके सीआर सिस्टम में या डीआर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर ये जनरेटर आउटसाइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब होते हैं, राइट. बट यहाँ पर हमारे सीटी गैंट्री के अंदर ही हैं, स्लिप रिंग पे अटैच किए गए, राइट. पावर इनकी होनी चाहिए 50 to 80 किलो वोल्ट्स. फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 5 to 50 किलो हर्ट्ज. KVP they should have of 120 to 140 and MA they should have 80 to 500 MA. ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं एक एक्सरे जनरेटर की, राइट. नेक्स्ट अप इज द मेन थिंग, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, राइट. अब यहाँ जो ये वर्ड आ रहा है एक्विजिशन, इस एक्विजिशन का मतलब बेसिकली है किसी चीज़ को अक्वायर करना, राइट. अक्वायर वर्ड से ये एक्विजिशन बना है. डाटा, कौन सा डाटा? पेशेंट का डाटा, राइट. जो अटेन्यूएटेड एक्सरे फोटॉन्स आए हैं डिटेक्टर के पास, उनको अक्वायर करने का काम होता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम का. डाटा एक्विजिशन सिस्टम बेसिकली क्या करता है? इट रिसीव्स एक्सरे डिटेक्शन डाटा फ्रॉम एक्सरे सोर्स दैट रोटेट्स अराउंड द पेशेंट्स बॉडी. पेशेंट के बॉडी के अराउंड जो आपका एक्सरे सोर्स रोटेट कर रहा है, राइट, एंड इसने वेरियस एंगल से जो पेशेंट का डाटा लिया है उसको एक्वायर करना, राइट, एंड उस एक्वायर्ड डाटा को एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ADC, राइट. एंड देन जब वो एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, देन उस डिजिटल सिग्नल को रीड करता है आपका कंप्यूटर. कंप्यूटर उसे रीड करने के बाद न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करता है, देन उस न्यूमेरिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, एंड देन वो सॉल्व होने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिखता है, राइट. सो इसके बारे में डिटेल में हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट. अब हम बात करेंगे स्लिप रिंग्स की. स्लिप रिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीटी गैंट्री के अंदर. अगर आप देखो कि एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर अगर वायर से कनेक्टेड हैं एंड वो रोटेट कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वायर्स आपस में उलझ जाएंगी, राइट. वायर्स में वियर और टियर का केस हो जाएगा, एंड देन क्या होगा? सीटी मशीन को बार बार रिपेयरिंग की नीड पड़ेगी, राइट. सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने इन्वेंट किया स्लिप रिंग्स का. स्लिप रिंग बेसिकली ये चीज़ होती है जो एक पैनल प्रोवाइड करती है विदाउट वायर्स आपके एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स को रोटेट करने का, राइट. अब इनमें जो पावर सप्लाई होती है वो बेसिकली इन ब्रशेस के थ्रू होती है, राइट. इससे होता क्या है? मोशन आर्टिफैक्ट रिजॉल्व हो जाता है, राइट, एंड नीड ऑफ वायर्स और केबल्स नहीं होते. ओके. नेक्स्ट इज योर पेशेंट काउच. पेशेंट काउच या पेशेंट टेबल जो होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पेशेंट को लेटने के लिए. इसकी मैक्सिमम जो वेट कैपेसिटी होती है वो होती है 200 kgs. ये 200 kgs तक के पेशेंट को झेल सकता है. इससे ज़्यादा अगर किसी पेशेंट का वेट होगा देन क्या होगा? पेशेंट काउच विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द
ऑर्डर्स गिवन बाय द गैंट्री, राइट। अगर आप गैंट्री से पेशेंट काउच को उठाने की कोशिश करते हो, आगे पीछे करने की कोशिश करते हो, पेशेंट काउच रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। द काउच टॉप इज यूजुअली मेड ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट्स बिकॉज दे हैव लो अब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली अगर पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है और ये गैंट्री के अंदर जा रहा है, एक्सरे ट्यूब यहाँ से भी निकल रही है और एक्सरेज जो है वो यहाँ से भी निकल रही है, राइट। तो अगर यहाँ पर एक्सरेज अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो क्या होता है, अगर पेशेंट का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से डाटा अच्छे से नहीं मिल पाएगा हमें, राइट। तो हमें जो पेशेंट काउच है वो ऐसा बनाना है जो एक्सरेज को बहुत कम से कम अब्जॉर्ब करे, राइट। इसीलिए जो पेशेंट टेबल होता है वो कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का बना होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में बेसिकली होता है आपके यूपीएस, राइट, जिससे कि अननेसेसरी अगर पावर कट हो जाए तो आपका जितना भी डाटा है, स्कैन डाटा, वो लूज ना हो। एसी प्लांट्स, जिससे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो सीटी स्कैन रूम का है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम सीटी स्कैनर रूम के कंट्रोल नहीं करेंगे, दैट विल बेसिकली अफेक्ट इन शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ द सीटी मशीन। अब हम जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी के बारे में। ये सारी चीज़ें थी सीटी हार्डवेयर के बारे में, कैसे कैसे एक सीटी स्कैन बना होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम में भी आता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू द मल्टीपल प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी। ये लाइन आपको रट लेनी है, राइट। अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के जो इमेज हैं उनको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास इनका पूरा डाटा हो, लाइक हर एंगल से। ये एक स्लाइस हमने कट कर ली, अब इस स्लाइस का हर एंगल से हम डाटा लेंगे, राइट। ये लेने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमारे पास 100% डाटा हो किसी चीज़ का तो हम उस इमेज को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, 3D में, 2D में, या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आपको सिर्फ बोनी पार्ट देखना है या सिर्फ टिश्यूज़ का पार्ट देखना है। ये सारी चीज़ें आप मैनिपुलेशन कर सकते हो इफ़ यू हैव इनफ डाटा ऑफ दैट इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। The ray projections are formed by scanning a thin cross section of the body with a narrow X-ray beam and measuring the transmitted radiation data with sensitive radiation detector। एक thin slice लेते हैं, इसमें एक narrow X-ray beam हर एक एंगल से जाती है एंड ये हर एक एंगल से डिटेक्टर इनको मेजर करता है एंड देन वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है। बेसिकली आपका जो सीटी स्कैन होता है वो इन स्टेप्स से हमें एक फाइनल इमेज देता है। सबसे पहले हम डाटा को स्कैन करते हैं, राइट। देन प्री प्रोसेसिंग होती है उस डाटा की। प्री प्रोसेसिंग जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम करता है। डाटा एक्विजिशन देन हमें एक रॉ डाटा देता है। ये चीज़ अभी तक कंप्यूटर स्क्रीन पर आई नहीं है, ये कंप्यूटर के बैक में चल रही है ये सारी चीज़ें, राइट। ये रॉ डाटा को देन फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद हमारे पास आ जाता है एक फिल्टर्ड रॉ डाटा। इस फिल्टर रॉ डाटा को बैक प्रोजेक्शन की हेल्प से, बैक प्रोजेक्शन यानी कि जो रॉ डाटा हमें मिला है उसमें से जो हमें अननेसेसरी पार्ट्स हैं उसको डिलीट कर देता है कंप्यूटर एंड देन जो नेसेसरी पार्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ फाइनल इमेज में दिखाता है, राइट। अब इसके बारे में डिटेल में कि ये कैसे कैसे वर्क करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम DAS के बारे में भी कवर करेंगे। एंड देन आपके आ जाते हैं पैरामीटर्स ऑफ सीटी स्कैन। एक स्कैन करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स सीटी स्कैन हमें ऑफर करता है, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।